नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर आज सावन का पहला सोमवार है और शिव मंदिरों में उमड़ी है भक्तों की भीड़। मंदिरों में श्रद्धालुओं का समंदर सा नजर आ रहा है क्योंकि काफी लंबी भीड़ यहाँ पर, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। आस्था का सैलाब भी नजर आ रहा है और ऐसे में देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर की कावड़ी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि जगह जगह की तस्वीरें भी हिंदी खबर ने आपको दिखाई कि आखिरकार मंदिरों में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें सुबह से ही लगी हुई हैं और भक्त अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचेंगे जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। और चलिए आगे बात करते हैं जहां पर देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है और बम बम के जयकारे यहां पर लग रहे हैं, जहां पर पूरा मंदिर परिसर इस समय भक्ति में नजर आ रहा है। तो देखिए जिस तरीके से टपकेश्वर महादेव मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए आज क्योंकि सावन का पहला सोमवार है और भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है, ऐसे में भक्त सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। के दिन तमाम शिवालयों में भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तगण बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक करने का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त में टपकेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हूं जिसकी अपनी मान्यता है, कई पौराणिक इतिहास है और यही कारण है कि दूर दूर से लोग टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचते हैं और यहाँ पर आकर जलाभिषेक करते हैं। मान्यता यही है कि यहाँ पर आकर जो भी व्यक्ति जलाभिषेक करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और इसी के साथ क्योंकि कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो चुका है और अब हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं उत्तराखंड में हरिद्वार, हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं, वहां से जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो लोग वहां से जल लाते हैं उसके बाद ये मान्यता होती है कि जरूर आपको वो जल जो है शिवालय में चढ़ाना होता है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि टपकेश्वर महादेव मंदिर में कुछ हमारे युवा हैं जो जल लेकर पहुंचे हैं और जलाभिषेक करेंगे, कांवड़ लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे। इन्हीं से बातचूत करेंगे। आप यहीं के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा, आप ये कांवड़ लेकर आए हैं, आप जलाभिषेक करें, कितना मानते हैं महादेव? महादेव को बहुत मानते हैं। पूरी पैदल यात्रा कर रहे हैं? पैदल यात्रा। कितना डिस्टेंस रहा होगा? यहाँ से होगा, नीलकंठ से मैं चल रखा हूँ 70 किलोमीटर है यहाँ से। किलोमीटर पैदल चल रहा है। हाँ। कितनी आस्था है भगवान में? पूरी मनोकामनाएं पूरी होंगी? पूरी मनोकामना भगवान से है, उनसे रखी। आज वीर बजरंगे बम बम। अच्छा, आज क्योंकि पहला सोमवार है और सोमवार को जल चढ़ाने का अपना महत्व होता है, आज आप जल चढ़ाएंगे? हाँ, पूरा टारगेट बना के चल रखा था सोमवार को जल चढ़ाने का। बिल्कुल टारगेट में आए हैं। हाँ जी। अच्छा, आज क्योंकि पहला सोमवार है, आप कितना मानते हैं? भी बहुत मानते हैं जी, बहुत प्यार करते हैं जी महादेव को। कामनाएं पूरी होती है? बिल्कुल होती है, हमारा तो जोड़ा भी हो गया है, कावड़ लेके जाते हैं हम, हर साल जाते हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर का अपना महत्व है, कितनी मान्यता है, मानते हैं आप? ये भाई लोग आ रखे थे कावड़ लेके हरिद्वार से, तो भाई और के साथ मम्मी भी आ रखी थी, सब भाई ये लोग आ रखे हैं। आंटी जी आप बताइए, क्योंकि महादेव मंदिर का अपना महत्व होता है और सावन के पहला जो सोमवार होता है उसमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए, आप क्या मानते हैं? बहुत से पूजा पाठ करते हैं? ऐसे पूजा पाठ करते हैं जैसे चलती है पूजा पाठ। हाँ, बहुत मान्यता पूरी होती है। पूरी मान्यता होती है। तो देखेंगे कि यहाँ पर लोग जो हैं जो कांवड़ लेकर पहुंचे हैं वो टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी आ रहे हैं और क्योंकि आज के दिन की खास मान्यता है और लोग लगातार कोशिश ये करते हैं कि महादेव के मंदिर में जाकर जलाभिषेक कर सके, क्योंकि अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ आते हैं और सोमवार के दिन जरूर कहा जाता है कि जो सच्चे मन से जलाभिषेक करता है उसकी मान्यता जो है या जो भी वो मांगता है, मनोकामना जो होती है वो जरूर पूरी होती है। ऐसे में कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए? मैं हाँ जी। कितना मानते हैं? मानते हैं अपनी जितनी श्रद्धा है। अच्छा, सोमवार के दिन आप कितना महत्व होता है जल चढ़ाने? ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अभी तो ये सावन का महीना है तो फर्स्ट सोमवार है तो इसलिए जो है वो देखने को मिल रहा है। आंटी जी कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी से आए हैं। अच्छा, आज महादेव के मंदिर आए और पहला सोमवार है, आज किस तरीके से मानते, कितनी महत्वता है महादेव को, कितना मानते हैं? बहुत मान्यता है महादेव जी की। अब यूपी से आए हैं तो आज टपकेश्वर महादेव के बारे में सुना आपने, जिस मंदिर में आए हैं? हाँ।
तो देखिए अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से बातचीत करें कि उनके जीवन में महादेव की क्या कुछ महत्वता है। और देखेंगे कि बच्चे भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, पुरुष भी आ रहे हैं, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम यही देहरादून से ही हैं। अच्छा, कितना मानते हैं भोलेनाथ? हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से आए हैं आप, क्या बात है। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर आए हैं, कितना मानते हैं भोलेनाथ को? बहुत महिमा ही नहीं है, इसका तो कोई पार ही नहीं है। कितना मानते हैं भोलेनाथ? ये ऑस्ट्रेलिया से आई है। ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आए हैं, क्या कहेंगे? महादेव के मंदिर आए आज जलाभिषेक। बस महादेव का नाम रखे ना इसका अकाय, तो अकाय को महादेव के दर्शन करने थे। आज तो हम वापस जा रहे थे तो वापस आ गए। तो आप देखिए कि लोग लौट कर भी आते हैं जब महादेव का बुलावा होता है। और केवल हमारे देहरादून से नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। और कुछ इसी तरीके की तस्वीर जो है देहरादून के अंदर देखने को मिल रही है। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। ऐसा है टपकेश्वर भगवान, ये टपकेश्वर महादेव मंदिर, ये प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थ स्थल है और ये स्थान देवताओं कालीन है। और इस वक्त हम लोग देवभूमि उत्तराखंड में बैठे हैं, देहरादून में। और ये स्वयंभू शिवलिंग है, क्योंकि देवताओं से यहाँ पूजा होती आ रही है। तब ये भगवान शंकर देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए देवताओं को। और देवताओं के बाद ऋषि लोग आए, ऋषियों ने भी यहाँ की तपस्या की और उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और आने को बार उनका भी कल्याण किए। जो भी इस गुफा में आता है भगवान शंकर की शरणागत होता है, सबका यहाँ भगवान शंकर कल्याण ही करते हैं। और ऋषियों की तपोभूमि है, देवताओं की देवभूमि है। और द्रोणाचार्य जी की भी ये तपोभूमि है, उन्हीं के नाम से द्रोण नगरी जानी जाती है। सावन शुरू हो चुका है और आज सावन का पहला सोमवार है और यही कारण है कि आज सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ लग रही है और जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हूं। ये मंदिर देहरादून के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आदिकाल में भोले शंकर ने यहाँ देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे और इस मंदिर के शिवलिंग पर एक चट्टान से पानी की बूंदें हर बार टपकती रहती है और इसीलिए इसका नाम टपकेश्वर मंदिर रखा गया। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो जब भी आप इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो जो गर्भगृह है वहां पर हमेशा पानी की बूंदें शिवलिंग पर टपकती हुई नजर आती हैं और यही कारण की वजह से इस पूरे मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर रखा गया। और पौराणिक इसकी इतिहास है, पुरानी इसकी कई कहानियां हैं, कई इसकी मान्यता है और यही कारण है कि केवल देहरादून से नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं वो जरूर इस मंदिर में आते हैं। और क्योंकि सोमवार को खासकर सावन में जलाभिषेक करने का अपना महत्व है, इसीलिए आज बड़ी संख्या में सुबह से ही लोगों का मंदिरों के अंदर तांता लगा हुआ है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में लाइन लगी हुई है लोगों की और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो शिवलिंग के पास पहुंच पाएंगे, कब महादेव के पास पहुंच पाएंगे, पूजा अर्चना कर पाएंगे। उन पर दूध चढ़ा रहे हैं लोग, उन पर जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी मान्यताएं जो हैं इस मंदिर को लेकर मानी जाती हैं। इसी तरीके के जो दृश्य है वो हर शिवालय में देखने को मिल रहे हैं, हर शिव जी के मंदिर में देखने को मिल रहे हैं। और टपकेश्वर महादेव मंदिर की अपनी मान्यता है, इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले के दौरान डीएम मयूर दीक्षित ने जटवाड़ा पुल के पास में अचानक से निरीक्षण किया। उन्होंने कावड़ पटरी, शिविरों और साथ ही हेल्थ कैंप की भी व्यवस्था देखी है। सफाई कर्मचारी मौके पर हैं या नहीं, इसका भी उन्होंने पूरे तरीके से जायजा लिया। जहां पर मौके पर नहीं मिले हैं, जिस पर कि डीएम ने नाराजगी जताई है और साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी सफाई सुधारने के निर्देश भी यहां पर दिए हैं। मेले का तीसरा दिन है और इसमें जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी किया था कि काफ़ी अच्छी संख्या में कांवड़ यात्री आ रहे हैं। लगातार इसमें जो भी सुविधाएं हैं उसका निरीक्षण हमारे जोनल सेक्टर ऑफिसर्स कर रहे हैं और उच्च अधिकारियों द्वारा भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जहाँ जहाँ कमियाँ उसको ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में भीड़ अभी और आएगी। तो उसके लिए जितने टॉयलेट्स हैं, पानी की व्यवस्था है, शिविर भंडारे आदि चल रहे हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई रहे, इसी का निरीक्षण भी किया गया है। और जहाँ जहाँ से भी हमको रिपोर्ट आ रही है कि कुछ कमियाँ, जैसे अभी हमने देखा कि कुछ सफाई कर्मी यहाँ पर एब्सेंट थे, तो उसको भी लगातार हमने कहा कि 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई जाए ताकि एक सफाई कर्मी के भरोसे न छोड़ा जाए। और साथ ही जो पानी जहाँ नल वल आदि लगे वहाँ पर निकासी प्रॉपर हो पानी की, ताकि कीचड़ आदि की समस्या ना हो। और जो रेस्टिंग प्लेसेस हैं कांवड़ यात्रियों के वो भी साफ़ सुथरे रहें।
और साथ ही जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो भी प्रॉपर रहे ताकि कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सभी कार्य कर रहे हैं। और चलिए अब आगे बात करते हैं, जहां पर नंदा राजजाति यात्रा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, जिसमें नंदा राजजाति यात्रा महाकुंभ जैसा उत्सव, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। नंदा राजजाति यात्रा को लेकर बैठक भी हुई है और बैठक में यात्रा को सफल बनाने को लेकर योजना भी बनाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि नंदा राजजाति यात्रा पर सीएम धामी का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने नंदा राजजाति यात्रा महाकुंभ जैसा उत्सव इसको लेकर भी कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आखिरकार इस तरीके से बैठक हुई है और बैठक में सफल योजना भी इसको लेकर बनाई है। तो नंदा राजजाति यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये महाकुंभ जैसा ही उत्सव है। यात्रा के बारे में योजना बनाई गई है, कैसे हमारे जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उनको ठीक किया जाए, कैसे वहाँ के मार्गों को ठीक किया जाए, यात्रा का संचालन कैसे हो। बीच में हमने सभी जनप्रतिनिधियों से भी, सभी यात्रा के स्टेक होल्डर से भी, सभी लोगों से संवाद किया था। उनके जो सुझाव हैं उनके सुझाव पर हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो आगे चलकर पूरी होनी है, उनके सुझाव यहाँ प्राप्त हो गए हैं। उन पर जल्दी काम करके यात्रा बहुत भव्य होगी, बहुत अच्छी होगी, शानदार होगी, ऐतिहासिक होगी, उसके निमित्त हम काम करेंगे। और अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की हलचल पर सभी की नजर है और कई जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशी मुख्य दल के प्रत्याशी के लिए मुकाबले को कड़ा कर रहे हैं। इसी बीच रमनी आन सिंह जिला पंचायत सदस्य सीट की चर्चा भी खूब हो रही है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समक्ष बीजेपी के कार्यकर्ताओं की चुनौती है। जहां पर हल्द्वानी के पनियाली क्षेत्र में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और रामनी आन सिंह जो हैं उन्हें जिला पंचायत सदस्य सीट से बीजेपी प्रत्याशी बेला तोलिया ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि पिछले कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं, इसलिए क्षेत्र की जनता एक बार फिर उन्हें अपना समर्थन देगी। वहीं विरोधियों के लिए कहा है कि जनता विकास के साथ है और विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार वो प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे। और दूसरी ओर अगर बात करें, बीजेपी नेता प्रमोद तोलिया ने भी कहा है कि चुनाव शांतिप्रिय और निष्पक्ष होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा क्योंकि ये गांव क्षेत्र का चुनाव है और सभी लोग आपस के हैं। प्रचार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और क्षेत्र की जनता का अपार सहयोग मिल रहा है और लगभग आधे से ज्यादा हमने ग्राम सभाएं पूरी कर ली हैं। अब कुछ ही समय भी अब 10 दिन का बचा है, इसमें भी हमने अभी कुछ 5-6 गांव और रह गए हैं जिसमें अभी प्रचार करना रह गया है। और वैसे क्षेत्रवासी ग्राम सभाओं से कुछ लोगों ने जो वहाँ के हैं अपने सहयोगी, उन्होंने भी डोर टू डोर जाके जहाँ हम नहीं पहुँच पाए हैं वहाँ उन्होंने खुद ही प्रचार कर लिया। वो विरोधी नहीं है, हमारे पार्टी के हमारे छोटे भाई लोग हैं। 4 दिन का चुनाव होता है, कोई विरोधी नहीं होता है। चुनाव में एक की विजय होती है, बाकी उसके बाद सब ये इस सीट के ही यहीं के नागरिक हैं, हमारे भाई लोग हैं। बस हम चाहेंगे कि चुनाव शांतिप्रिय ढंग से लड़ा जाए। बिल्कुल वोटों में नहीं देखते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिला हुआ है, अधिकृत प्रत्याशी हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेके पन्ना प्रमुख से लेके शक्ति केंद्र से लेके सभी पदाधिकारीगण क्षेत्र में लगे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल वोटों में कुछ नहीं होता, जनता समझदार है, सब जानती है। और अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड में आ सकता है बड़ा भूकंप। देश के दिग्गज भूवैज्ञानिकों ने ये आशंका जताई है। अध्ययन कर भूवैज्ञानिकों ने ये आशंका जताई है, प्लेटों के घर्षण की वजह से ऊर्जा एकत्रित हो रही है। हिमालय क्षेत्र में ऊर्जा एकत्रित हो रही है, यानी कि इकट्ठा हो रही है। धरती के अंदर इकट्ठा हुई ऊर्जा से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है, जिस वजह से उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आने की संभावना जताई जा रही है। बड़े भूकंप से पहले छोटे झटके आने का सिलसिला बढ़ जाता है। तो ऐसे में देखिए, वैज्ञानिकों का सीधे तौर पर कहना है कि हिमालय क्षेत्र में ऊर्जा एकत्रित हो रही है और उत्तराखंड में आ सकता है बड़ा भूकंप। इसी के साथ बता दें कि देश के दिग्गज जो भूवैज्ञानिक हैं उनकी तरफ से आशंका जताई गई है। अध्ययन कर जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने आशंका जताई है कि प्लेटों के यहाँ पर घर्षण की वजह से ऊर्जा एकत्रित हो रही है। हिमालय क्षेत्र में ये ऊर्जा एकत्रित हो रही है और ऐसे में उत्तराखंड में आ सकता है
बड़ा भूकंप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर देश के दिग्गज भूवैज्ञानिकों ने फिलहाल आशंका जताई है। साथ ही आपको बता दें कि प्लेटों के घर्षण की वजह से ऊर्जा एकत्रित हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। शुभांगी, उत्तराखंड पर एक खतरा मंडराता हुआ, क्योंकि जिस तरीके से भूवैज्ञानिक कह रहे हैं कि बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि यहां पर बड़ा भूकंप आ सकता है। बिल्कुल, देखिए प्रदेश के अंदर कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और यही कारण है कि अब जो दिग्गज भूवैज्ञानिक हैं वो एक साथ एकत्रित हुए वाडिया इंस्टीट्यूट में और FRI में। दोनों जगहों पर मंथन हुआ कि किस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं और किस तरीके का खतरा इस वक्त जो खासकर हिमालयी क्षेत्र है हमारा वहां पर मंडरा रहा है। क्योंकि जो भूवैज्ञानिक है उनका ये कहना है कि अभी तक जो रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो इन 6 महीनों के अंदर 22 बार भूकंप आ चुका है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अब जो बड़ा भूकंप आएगा उसकी तीव्रता इतनी तेज होगी कि वो कहीं ना कहीं तबाही मचाएगा। ऐसे में क्योंकि अभी 3 सवाल जरूर होते हैं कि आखिर भूकंप आता है तो वो कब आता है और कौन सी जगह पर वो आ सकता है। तो ऐसे कुछ सवाल होते हैं जिनके लिए वैज्ञानिक जो है हमेशा रिसर्च करते हैं। इसके लिए उत्तराखंड में 2 GPS भी लगाए गए हैं जिनके जरिए जानने की कोशिश की जाती है कि कौन सी जगहों पर भूकंप का खतरा बना रह सकता है। ऐसे में इससे पहले हमने देखा कि उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के अंदर लगातार भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए और एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जो भूगर्भ है वहां पर जब दबाव बढ़ता है तो चट्टानों के बीच दरारें आती हैं और ऐसे में हल्के हल्के भूकंप के झटके जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन भूगर्भ के अंदर जो पानी होता है उन चट्टानों को भरने का काम करता है, लेकिन उसके बाद एक बड़ा भूकंप जो है प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि 1991 में उत्तरकाशी और अन्य जिलों में इस तरीके का बड़ा भूकंप जो बहुत ही तेज तीव्रता के साथ प्रदेश में देखने को मिला था और तबाही भी मची थी। ऐसे में अब लगातार कोशिश ये की जा रही है कि ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा सके जहां पर भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। उसमें देहरादून भी कहीं ना कहीं शामिल है, संवेदनशील बताया जा रहा है और यही कारण है कि अब ये तय किया गया है कि देहरादून की जो जमीन है उसका भी परीक्षण कराया जाएगा कि कितनी कमजोर है और कहां पर अभी किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है। इसके अलावा उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ भी ऐसे जिले हैं जहां पर हमेशा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसी तरीके से जगहों को, जिलों को चिन्हित किया जाएगा और वहां पर जमीन का परीक्षण किया जाएगा और देखा जाएगा कि जमीन इस वक्त कितनी मजबूत है या कितनी कमजोर है या फिर क्या वहां पर अभी भूकंप आने की आशंका है। और ऐसे में जब जो दिग्गज भूवैज्ञानिक हैं जब वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रदेश के अंदर अब कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, ऐसे में तमाम जो चाहे वो वैज्ञानिकों की तरफ से हम कहें, चाहे वाडिया इंस्टीट्यूट में जो साइंटिस्ट है या फिर प्रशासन हो, वो भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि शुभांगी देखिए आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि अब तक 22 छोटे छोटे भूकंप के झटके जरूर महसूस किए गए हैं अब तक, क्योंकि हिमालय के आसपास का जो क्षेत्र हम कहें, जो नजदीक में है, जो ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें से उत्तरकाशी भी आता है, उत्तरकाशी से ऊपर का जो पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है हर्षिल उधर की से, तो ऐसे में कुल मिलाकर अगर बात करें, क्या ये माना जाए कि उत्तरकाशी का जो क्षेत्र आ रहा है वो केंद्र हो सकता है एक बड़े भूकंप का? बिल्कुल, देखिए क्योंकि उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। देहरादून भी संवेदनशील जगह पर माना जा रहा है इस वक्त और ऐसे में क्योंकि उत्तरकाशी हाई एल्टीट्यूड पर है, इसीलिए उसको हम कह सकते हैं कि उस पर अभी खास फोकस जरूर रखा जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि 1991 में भी उत्तरकाशी में इसी तरीके का एक बड़ा भूकंप देखने को मिला था और ऐसे में खासकर उन जगहों पर जहां पर लगातार तेज तीव्रता के भूकंप देखने को मिल रहे हैं या फिर हल्के झटके भी जहां पर महसूस किए जा रहे हैं, वहां पर अब निगरानी रखी जा रही है। और उत्तराखंड के अंदर 2 GPS अभी इस वक्त लगाए गए हैं जिसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहां पर अभी खतरा बना हुआ है। और जब से वैज्ञानिकों ने इस चीज की आशंका जताई है तब से अब थोड़ी सी रिसर्च जो है वो और ज्यादा तेज हो गई है, ताकि अगर पहले से ही हमें पता होगा कि कौन से ऐसे संवेदनशील जगह है वहां पर पहले से बेहतरी से काम किया जा सकेगा या फिर क्या कुछ उसके आगे सोल्यूशन हो सकता है, वो सोल्यूशन निकाला जा सकेगा। इस तरीके का कोई बड़ा भूकंप ना हो, इसके लिए अब साइंटिस्ट भी मंथन कर रहे हैं और यही कारण है कि इस बार FRI और वाडिया इंस्टीट्यूट में सभी जो भूवैज्ञानिक हैं वो एकत्रित हुए और उन्होंने इसको लेकर मंथन किया। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर पौड़ी और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। जिले भर की अगर हम बात करें तो ऐसे में बारिश के चलते कुल 34 सड़कें फिलहाल अभी तक बंद हो चुकी हैं, जिससे कि यातायात पूरी तरीके से बाधित हुआ है। वहीं बारिश के चलते पावर ब्लॉक के भी यहां पर डिकवाली गांव में वीरेंद्र नेगी का मकान खतरे की जद में आ गया है। भारी बारिश की वजह से उनके मकान का मुख्य
जो पुश्ता है वो ढह गया है, जिससे मकान धंसने की कगार पर है। वहीं आपको बता दें कि वीरेंद्र ने बताया है कि वो अपने 3 बच्चों के साथ इस मकान में रहते हैं। उन्होंने आपदा कंट्रोल रूम पौड़ी को सूचना दे दी है और राजस्व विभाग की टीम ने भी निरीक्षण कर उच्च अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी भेज दी है। हालांकि अभी तक उन्हें कोई भी सहायता नहीं मिली है। खतरे की जद में मकान, लोगों में डर और दहशत इस दौरान नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से खतरे की जद में ये मकान आ चुका है और इनकी तरफ से फिलहाल पूरी जानकारी जो है वो भी अधिकारियों को दे दी गई है। अब ये मेरे पीछे पुश्ता पड़ रखा है और यहाँ पे इनके ये वीरेंद्र नेगी का मकान है ढिगवाली में, और आप देख सकते हैं इनके 3 बच्चे हैं, ठीक है। और यहाँ मतलब उनको इतनी जान मान की खतरा है कि आप देख सकते हो कि अगर ये पुश्ता धीरे धीरे करके इसने मकान पे दरार डाल दिया, ठीक है। अभी मकान जाएगा तो ये अपने साथ मतलब ये सीधा नीचे खाई में जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से 200-300 मीटर के नीचे खाई है, तो यहाँ अगर कुछ नुकसान होगा तो कौन देखेगा। अभी मतलब प्रशासन इसको अनदेखा कर रहा है, पर हमें प्रशासन को अभी इसको थोड़ा माइंड करना चाहिए कि कल कुछ बात होगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो हमको है कि हम यहाँ कैसे रहेंगे इस मकान पे। ये मकान पूरा जा रहा है, ऊपर से भी रोड है, नीचे से भी रोड है, पूरा गैर जाएगा मकान। रात को हम कैसे रहेंगे यहाँ पे। 3 बच्चे है मेरा, रात को मैं सो नहीं रही हूँ यहाँ पे, वैसे बैठी रही हूँ मैं यहाँ पे। कैसे रहूंगी मैं यहाँ पे। मेरे बच्चे स्कूल पढ़ रहे, कहाँ जाएंगे हम। हमारा तो दूसरा वो नहीं है सुविधा कि हमको वहीं चले जाएंगे। मकान भी नहीं है, दूसरा यही है, हमारे 2 कमरे हैं यहाँ पे, कहाँ जाएंगे हम। हाँ, पटवारी आया था, सभी कभी कुछ नहीं मिला। हाँ, आश्वासन या ठहरने की कोई व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है? कुछ नहीं किया अभी। ये खतरे की इज्जत में मकान आ चुका है, लोगों में दहशत और डर का माहौल है। ऐसे में जिनका ये मकान है उनका सीधे तौर पर कहना है कि इसकी पूरी जानकारी अधिकारियों को दे दी गई है और ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अभी तक फिलहाल इन्हें किसी भी सहायता की उम्मीद यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि अब ऐसे में ये मकान जो है वो खतरे की जद में आ चुका है, लोगों में डर का माहौल भी है। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदेश सरकार का दलाल बता दिया है। सूर्यकांत धस्माना ने यह बयान हाईकोर्ट के आदेश को लेकर दिया है, जिसमें कोर्ट ने ऐसे प्रत्याशियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जिनके नाम स्थानीय नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों जगहों की मतदाता सूचियों में दर्ज है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता अब लोकतंत्र और भाषा की मर्यादा पूरी तरीके से भूल चुके हैं, जिसके बाद सियासत इस दौरान गर्मा चुकी है। रिपोर्ट देखिए। राज्य निर्वाचन आयोग है सरकार का दलाल, सूर्यकांत धस्माना के बयान पर मचा बवाल। भड़की बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा, हताश कांग्रेसी भूल चुके हैं भाषा की मर्यादा। नैनीताल हाई कोर्ट ने ऐसे प्रत्याशियों के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है जिनके नाम स्थानीय नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों जगहों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। कोर्ट ने 2 मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने को पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन बताया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार के मुंह पर करारा तमाचा बताया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कोर्ट के फैसले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पर अमर्यादित बयान दे दिया है। धस्माना ने राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदेश सरकार का दलाल बताया है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कोर्ट के फैसले के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो राज्य सरकार उन्हें बर्खास्त करे। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के बयान पर बीजेपी आग बबूला हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि जनता से बार बार नकारे जाने के बाद बौखलाए कांग्रेस के नेता अब संवैधानिक संस्थाओं पर अमर्यादित बयानबाजी पर उतर आए हैं। ऐसा करारा चांटा मारा है भाजपा की सरकार के गाल में, और राज्य निर्वाचन आयोग जो कठपुतली बना हुआ है, और मैं तो अब कहने से चूकूंगा नहीं, दलाल बना हुआ है सरकार का। क्या है राज्य निर्वाचन आयोग? किस तरह का आपने आदेश किया? पंचायती राज अधिनियम के खिलाफ आपने आदेश कर दिया कि आप नामांकन ऐसे लोगों का कैंसिल नहीं करेंगे जो 2 जगह जिनके वोटर लिस्ट में नाम है, और उसके बाद हाईकोर्ट आपको स्टे दे रहा है। तत्काल सुशील कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर सरकार ने ये बेईमानी नहीं करवाई उनसे, तो सरकार को चाहिए कि उनको सैक करे। लेकिन जिस तरह से शब्दों का उपयोग कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और न्यायालय का जो भी आदेश होता है उसका सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन
प्रदेश के अंदर कोई भी चुनाव संपन्न होता है या कराया जाता है तो उसकी समुची जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है और वो बखूबी इस काम को कर रहे हैं। न्यायालय का जो आदेश है उसको भी निर्वाचन आयोग उसको देख रहा है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना और इस तरह अनर्गल बयान देना तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साध रही कांग्रेस को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार पर हमलावर होने का एक और मौका मिल गया। लेकिन सरकार पर निशाना साधते साधते कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के राज्य निर्वाचन आयोग पर अमर्यादित बयान को लेकर बीजेपी ने जवाबी हमला बोल दिया है। देखना होगा कि पंचायत चुनाव नजदीक आते आते सियासी बयानबाजी में मर्यादा की सीमाएं और कितनी लांघी जाती हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर कांवड़ यात्रा के दौरान स्कूटी से मामूली टक्कर के बाद कुछ लोगों ने एक महिला के साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले कांवड़ के वेश में कुछ शरारती तत्व यहां पर पहुंचे थे। पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने की अपील की। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।